ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में, राहु और केतु ग्रह के बारे में एक अनोखा रिसर्च। और जो भी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष में लिखा है उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो उसके पीछे रहस्य होगा। उस रहस्य को खोजने की कोशिश मैंने काफ़ी दिनों से किया है। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि राहु केतु को एक राहु को कहा जाता है कि राहु के पास केवल सर होता है और केतु के पास केवल धड़ होता है। ये पूरी बॉडी नहीं होती है, ये दो डिसजॉइंट बॉडी होती है। और इसको ये भी कहा गया है क्योंकि ये अमर है और इसको छाया ग्रह भी माना जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की श्रृंखला में भले ही राहु केतु दोनों का वर्ड एक साथ आएगा, लेकिन राहु के बारे में आज हम नहीं बात करेंगे। सबसे पहले केतु के बारे में बात करेंगे और वो सभी प्रश्न जो आपके माइंड में रहे होंगे केतु से संबंधित, उस सभी को मैं यहाँ पर इसका रहस्य उद्घाटन करूँगा, यानी उसके रहस्य से पर्दा उठाऊँगा। और ये मेरा खुद का किया हुआ रिसर्च है, इसलिए पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का रिसर्च आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक शोध का विषय था केतु के बारे में, तो इसको समझने से पहले एस्ट्रो फिजिक्स, जो कि ऑलरेडी मैं लेक्चर लेता हूँ एस्ट्रो फिजिक्स का यूनिवर्सिटीज़ में, और एस्ट्रो फिजिक्स के बारे में जब आप पढ़ाई कीजिएगा तब वहाँ पर आपको इलिप्टिकल पाथ का नॉलेज होगा। और इलिप्टिकल पाथ नॉलेज होने के बाद कैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ये नोड बनते हैं, दो नोड किस तरीके से कार्य करते हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। कोशिश मैं ये भी करूँगा कि डिस्प्ले में भी बगल वाले स्क्रीन में आपको दिखाई दे कि एक्चुअली में राहु और केतु होता क्या है। देखिए, 7 ग्रहों को तो हम लोग देखते हैं, 7 ग्रह तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन राहु केतु हमें दिखाई भी नहीं देता है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ज्योतिष के जो वर्ग है, ज्योतिष के जो सीखते हैं, उनको सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न केतु और राहु के भविष्यवाणी को लेकर होता है। कई लोग कहते हैं कि केतु की दृष्टि, जब केतु के पास सर ही नहीं है तो दृष्टि कहाँ से होगी। वो उसको एक इंसान के तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और इस कारणवश वो लॉजिक तो अपना देते हैं, जो लॉजिक उनके हिसाब से सही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बृहस्पति देव की जो है 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है, वो किसने देखा है? वो आप कैसे बता सकते हैं कि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होता है? इसके अलावा मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, 4, 7, 8। इसके अलावा शनि की भी 3 दृष्टि होती है, ये 3, 7 और 10 होती है। तो ये दृष्टि कहा दूं कि केतु के पास भले ही कहा गया है ज्योतिष विज्ञान में धड़ वाला पोर्शन और राहु को सर का पोर्शन कहा गया। सबसे पहला रिसर्च में मैंने क्या चीज़ निकाला, देखिए, राहु केतु क्यों बनते हैं ये तो सभी को पता है आज के डेट में, क्योंकि राहु जो होता है और केतु का जो फॉर्मेशन होता है वो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है और जो मून का ऑर्बिट होता है, जहां पर 2 पॉइंट कट करते हैं, उसमें से एक को नॉर्थ नोड कहते हैं जिसको राहु, और एक को साउथ नोड कहते हैं जिसको केतु कहा जाता है। तो ये जो एक्सिस होता है हमारे मून का, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग एक्सिस होता है, वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट से 5 डिग्री टिल्टेड होता है। 5 डिग्री का ये टिल्ट करते हैं, इसीलिए जब भी कभी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये सभी एक लाइन में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण नहीं होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हमेशा चंद्र ग्रहण नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये होता है जब ये नोड वहाँ पर काम करते हैं, यानी 5 पॉइंट वहाँ पर काम करेंगे तो ग्रहण लगेगा, अन्यथा 3 पॉइंट के एक साथ होने पर यह ग्रहण नहीं लगता है। तो केतु और राहु को अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों कट होते हैं, दोनों पॉइंट होते हैं, और ये जब दोनों पॉइंट होते हैं वो पॉइंट आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि जैसे ही हम उनको एक प्रकार से, जब ये सारे कोप्लेनर हो जाते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं, तो हमने ये देखा है कि लूनर इक्लिप्स के समय, यानी चंद्र ग्रहण के समय, पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसकी छाया पूरा उसी समय पड़ता है जब नोड लाइन में होते हैं। यानी राहु केतु कभी एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 2 180 डिग्री पर ज्वाइंट
होता है, क्योंकि अगर आपने सर्किल बना लिया और 2 सर्किल को एक दूसरे से थोड़ा सा 5 डिग्री पर अगर आप रखेंगे तो 2 पॉइंट तो आपको कटा हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे ये मूव करते रहती है पृथ्वी, उसके हिसाब से ये, क्योंकि हमारी पृथ्वी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें राहु और केतु का गति प्रारंभ होता हुआ हमें दिखाई देता है, इसीलिए इनको वक्री ग्रहों की संज्ञा में दिया जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे कि केतु के बारे में क्यों इनको सर और धड़ अलग कहा गया है, क्योंकि केतु जो है और राहु ये कभी दोनों आपस में मिलते ही नहीं है। एक पृथ्वी के राइट हैंड साइड में रहता है, एक पृथ्वी के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और दोनों इस तरीके से रहते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस हो 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले ये है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये ज़रूर लिखा है कि एक सर है एक धड़ है। अब धड़ है तो धड़ का क्यों फंक्शन कर रहा है और जो सर है वो सर का पोर्शन क्यों करना है, इस पर भी बड़ा रिसर्च करने पर कुछ चीज़ें पता चली है। देखिए, जब भी सिर की बात करते हैं, क्योंकि दोनों छाया उत्पन्न करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। आज के डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात से डिसएग्री कर दे कि दोनों छाया उत्पन्न करते हैं। एक बार पृथ्वी की छाया जो पड़ती है चंद्रमा पर, और एक बार जो है चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है। तो छाया पड़ती है, और ये पड़ती तब है जब नोडल प्लेन जो होता है, जो नोड होते हैं वो सब एक लाइन में आ जाते हैं, 5 पॉइंट एक लाइन में होते हैं, तभी छाया पड़ती है। तो ये दोनों छाया एक साथ कभी नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि राहु का भी छाया पड़ रहा है और केतु का भी छाया पड़ रहा है, इसलिए डिसजॉइंट होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। इसीलिए कि राहु केतु को ये कहा गया एक सर होता है एक धड़ होता है। देखिए, जो चीज़ सूर्य के पास ज़्यादा रहता है, सूर्य की तरफ वो ज़्यादा रहता है, जिसको नॉर्थ नोड कहा जाता है, उसको राहु कहते हैं। जो सूर्य से ज़्यादा दूर होता है उसको साउथ नोड कहा जाता है, अर्थात केतु कहा जाता है। अब यहाँ पर राहु केतु से संबंधित जो कुछ रूल्स हैं ज्योतिष में, जो कि आपको समझना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में केतु को अनसेटिस्फाइड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्यों ये कहा जाता है कि केतु जो है आपके लिए कभी भी इच्छाओं की समाप्ति होगी ही नहीं अगर केतु होगा। उसके पीछे भी बहुत तगड़ा लॉजिक है, क्योंकि केतु हमेशा चंद्रमा वाले साइड में ज़्यादा रहता है। तो चंद्रमा का प्रभाव किस पर होता है? मन पर होता है, जबकि सूर्य के प्रभाव में राहु होता है। तो अगर सूर्य क्रूर ग्रह है तो राहु को एक मायावी कहा जाता है, क्योंकि शैडो होता है। अगर शैडो होगा तो मायावी या आप कुछ भी कह सकते हैं, और पृथ्वी पर इसकी शैडो दिखाई देती है, इसीलिए राहु काल दिखाई देता है। केतु काल आपने नहीं सुना होगा, राहु काल जरूर सुना होगा। प्रत्येक दिन अलग अलग समय पर राहु काल होता है। तो राहु का जो पोर्शन होता है वो सूर्य के जो नोडल होता है उसका सूर्य के पास का जो पोर्शन होता है, इसके कारण सूर्य जैसी उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। सूर्य क्या है? राजा है, तो राहु भी अपने आप को राजा मानना प्रारंभ कर देता है। और राहु जो है उसी तरीके से, लेकिन राहु के अंदर क्योंकि छाया होता है, ब्लैकनेस होता है, इसलिए ये निश्चित रूप से शुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है और आपको निश्चित रूप से प्रभावित करता है। केतु के बारे में, क्योंकि ये चंद्रमा के समीप ज़्यादा रहते हैं, हालांकि दोनों देखा जाए तो एक प्रकार से इलिप्टिकल पाथ में है, लेकिन इनका जो अफेक्टेड एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो रिसर्च में मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में देखा है, जो अफेक्टेड एरिया दैट इज मोर इन अराउंड सन फॉर राहु, एंड द अफेक्टेड एरिया इज मोर अराउंड मून फॉर केतु। तो केतु के कारण जो है, जो साउथ नोड होता है वो चंद्रमा के पास आता है, और चंद्रमा जो हमारा मन होता है, और चंद्रमा मन पर प्रभाव देता है, राहु आत्मा पर प्रभाव देता है। इसीलिए ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। बाकी जगह भी राहु केतु वाली टेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि अपने हर जगह पर सभी के पास मून होता है। जैसे मंगल के पास 2 मून होते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, एक का डेमिनस और एक का फोबस करके एक जो मून होता है। ये दोनों ही मून के रिस्पेक्ट में अगर मंगल पे लाइफ होती तो वहाँ पर भी ग्रहण देखने को मिलता और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ छाया ग्रह बनते। लेकिन हम क्योंकि पृथ्वी पर रहते हैं और हमें अभी तक यही पता है कि पृथ्वी पर जीवन
जीवन है और भी कई जगह जीवन हो सकता है, तो हम केवल अपने पृथ्वी पर ही बात करेंगे। और सूर्य की घटना और चंद्र की घटना जो होती है, जहाँ पर मून होगा वहाँ पर होगा ही होगा। चाहे वो जुपिटर की बात किया जाए जहाँ पर 100 से ज़्यादा मून है, जिसमें से 66 मून को अभी तक डिटेक्ट किया गया है। शनि के पास मून होता है, इसके अलावा बुध और शुक्र के पास कोई भी मून नहीं होता है, तो वहाँ पर कोई ग्रहण टाइप की चीज़ नहीं लगती है, कोई ऑर्बिट ही नहीं है जब मून का वहाँ पर, तो कोई ग्रहण नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी केतु को एक अनसेटिस्फाइड प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि केतु हमारे माइंड पर प्रभाव देता है। चंद्रमा मन होता है और सूर्य जो होता है वो पिता होते हैं, आत्मा होते हैं। और सूर्य का नेचर जो होता है एग्रेसिव होता है एकदम। सूर्य जिस बात को लेकर के अगर बैठ जाते हैं उसी को काम करना होता है। सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के लिए जाना जाता है। सूर्य जो होता है पित्त को देखा जाता है। उसी तरीके से राहु जो होता है, क्योंकि छाया होने के कारण ये अग्नि तो होगा नहीं, तो ये वायु तत्व की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से जो केतु होता है वो उसका प्रभाव चंद्रमा के पास होता है और चंद्रमा आपके मन पर ज़्यादा प्रभाव करता है। बृहस्पति का हमारे मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, इसीलिए इसको बृहस्पति समान फल देने वाला प्लैनेट भी कहते हैं और कई लोग इसको मंगल के समान भी मानते हैं। लेकिन राहु केतु का जो अस्तित्व नहीं है फिर भी हम पर असर देते हैं और इसका सीधा रीज़न है जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, राहु केतु के छाया में हम आ जाते हैं और उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रुक जाती हैं और कई बहुत लंबे टाइम तक जो होता है ऊर्जा शरीर में नहीं मिलती। इस कारण से अगर ऊर्जा का प्रवेश द्वार बंद हो जाए तो हम लोगों के लिए परेशानी उठाना पड़ता है। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे प्रत्येक लगन वाले जातकों पर, यानी प्रत्येक भाव में केतु कैसा प्रभाव देता है। अभी के लिए इतना ही। मैं